नमस्कार मित्रों, मैं शक्तिवीर शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया चैप्टर लेकर आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल जीत का फीवर के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अधिगम के अंदर क्लास 5 में जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए हैं और उन चरणों की किस तरह से उन्होंने व्याख्या की है। दोस्तों, एक बात आप याद रखना, जीन पियाजे से एग्ज़ाम में चाहे वो टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन आना पूर्ण रूप से अनिवार्य है, 101% आता है। बात करते हैं हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की। सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों, जीन पियाजे सबसे पहले कहाँ के निवासी थे? स्विट्ज़रलैंड के। ये बात आपको याद रखनी, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कहाँ के निवासी थे। और एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है मित्रों, बहुत बार आया है कि मनोवैज्ञानिक बनने से पहले जीन पियाजे कौन थे? तो मनोवैज्ञानिक बनने से पहले जंतु वैज्ञानिक थे, यानी जंतुओं की चिकित्सा पद्धति का ज्ञान था उनको और जंतुओं का इलाज करते थे, इसलिए उन्हें जंतु वैज्ञानिक कहलाए जाते थे। यानी जो जंतु वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक बनने से पहले थे। ये क्वेश्चन कई बार आया है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर भी दे दिया जाता है कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो मनोवैज्ञानिक बनने से पहले जंतु वैज्ञानिक थे, तो वो कौन है? जीन पियाजे। अब बात करते हैं कुछ पॉइंटों की कि जीन पियाजे का जो संज्ञानवादी सिद्धांत है वो क्या कहलाता है मित्रों। यानी जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देता है। किस पर देता है? संज्ञानात्मक पक्ष पर। संज्ञानवादी विकास के होते हुए ही उसे विकासात्मक मनोविज्ञान का जन्म कहा जाता है। यानी ये कहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं मित्रों कि या तो सीधा सीधा ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन थे, तो जीन पियाजे थे। और कहीं पर यह भी क्वेश्चन आया विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक। अब ये संज्ञानात्मक और विकासात्मक विकास में क्या अंतर है वो मैं बताता हूँ आपको मित्रों। जिस तरीके से जीन पियाजे के अनुसार मैं बताता हूँ। पहले तो जीन पियाजे के अनुसार उन्होंने क्या बोला था कि विकास है वो कहाँ से स्टार्ट होता है मित्रों? गर्भावस्था से। विकास गर्भावस्था से होता है और संज्ञानात्मक विकास शैशवावस्था से होता है। और जो विकास है वो गर्भावस्था से लेकर जीवन के अंत तक चलता रहता है। और जो संज्ञानात्मक विकास है वो शैशवावस्था से, यहाँ सीटेट में जो पेडालॉजी के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर विकास की बात आती है तो वो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक यानी जीवन पर्यंत चलता रहता है। और जहाँ पर संज्ञानवादी विकास की बात आती है तो वो शैशवावस्था से जीवन पर्यंत चलता है। विकास होता है चहुमुखी, यानी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, उसमें सारे विकास आ जाते हैं। तो जो इंसान का शारीरिक विकास कहाँ से स्टार्ट होता है? गर्भावस्था से। लेकिन संज्ञानात्मक विकास का पक्ष होता है ज्ञान से। बच्चा क्या सीखता है? बच्चा कब सीखने लगता है? जब वो संसार में आता है, अपनी शैशवावस्था से स्टार्ट करता है, तभी तो वो ज्ञान ग्रहण करता है। कभी चिल्ला के, रोकर, देख कर, इस तरीके से जो संज्ञानात्मक विकास है वो मानसिक विकास से जोड़ा जाता है। उसका मतलब क्या है? मानसिक विकास, ज्ञान की प्राप्ति। तो वो कहाँ से होता है मित्रों? शैशवावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक। अब बात आती है कि जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में बांटा है। यानी जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में बांटा है? 4 चरणों में। अब उन चरणों की बात करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है चरणों में कि कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, कौन सा अमूर्त चिंतन का काल होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं विद एज। आपको एज भी याद रखनी है। तो सबसे पहला क्या है मित्रों? संवेदीय पेशी अवस्था। जीन पियाजे ने सबसे पहला जो अवस्था बताई है वो संवेदीय पेशी अवस्था बताई है। उसकी एज होती है 0 से लेके 2 वर्ष तक। यानी जब बच्चा 0 दिन का यानी 1 दिन का होता है, जब इस दुनिया में पहला कदम रखता है, तब से लेके 2 वर्ष तक संवेदी पेशी अवस्था बोली जाती है। इसे इंद्रिय जनित अवस्था बोलते हैं, क्योंकि ये इंद्रिय काल होता है। यानी इंद्रियजीत मतलब होता है कि उसके जो शरीर के अंग होते हैं उसकी अवस्था बोली जाती है। इस अवस्था में बच्चा कुछ नहीं जानता, वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके
यानी जो छोटा बच्चा होता है 2 साल तक का, वो ज्ञान कैसे ग्रहण करता है? छू कर, पकड़ कर, स्पर्श करके, गंध से, स्वाद से। उसको अच्छा लग रहा है तो खाएगा, अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं खाएगा। इस तरीके से वो ज्ञान ग्रहण करता है। इस अवस्था में शिशु हाथ पैर चलाना व शब्दों को बोलना सीख जाता है। यानी इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? अपनी जितनी भी शारीरिक संवेदनाएं होती है वो हाथ पैरों के द्वारा व्यक्त करता है और छोटे छोटे शब्द बोलना सीख जाता है। फिर नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा नंबर क्या है? दूसरी अवस्था क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे पूर्व वैचारिक अवस्था बोला जाता है। ये एज है 2 से लेके 7 वर्ष तक। इस अवस्था में क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट समझते हैं। इस अवस्था में शिशु दूसरे से संपर्क से, खिलौनों से, अनुकरण से ज्ञान प्राप्त करता है। यानी जब वैचारिक अवस्था होती है इसमें बच्चा सोचने लग जाता है। इसमें क्या लग जाता है? सोचने लग जाता है मित्रों। अब इसकी अवस्था कितनी है? 2 से 7। इस अवस्था में यानी 2 से लेकर 7 वर्ष के बीच में बालक किस तरीके से ज्ञान ग्रहण करता है? दूसरों के संपर्क में आने से, अपने घर वालों, जो पड़ोस के लोग, बच्चे होते हैं, पड़ोस के लोग होते हैं, उनके संपर्क में आने से वो ज्ञान ग्रहण करता है। खिलौनों से सीखता है और जो लोग हम बोलते हैं वो अनुकरण करता है, बोलने की कोशिश करता है। जब उसके घर में सब लोग बोलते हैं, पापा मम्मी जो भी हैं उसके कुछ ही बोलते हैं, तो वो उन चीज़ों को देखकर, सुनकर उसका अनुकरण, उसको बोलने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, इस अवस्था में वो अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचान करना, हल्का भारी वस्तुओं का ज्ञान करना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर अपना नाम बताना, घर घर के छोटे छोटे में कार्य लेना। यानी 2 से लेकर 7 वर्ष का बालक क्या क्या सीख जाता है? गिनती गिनना सीख जाता है, रंगों को पहचान करना सीख जाता है। ये भी आपको देखना है अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि किस अवस्था में बच्चा गिनती गिनना सीख जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कई बार आए भी हैं सी-टेट में और टेट में। और इस अवस्था में क्या, अपना नाम बता देता है पूछने पर, और अपने घर वालों के सबके नाम बता देता है, और घर के छोटे छोटे कार्यों में भाग लेता है। देखा होगा आपने अपने घर में भी छोटे छोटे कैसे बच्चे कैसे घर में काम करने लग जाते हैं, झाड़ू उठा लेते हैं, कभी कुछ उठा लेते हैं। और इस अवस्था को तार्किक चिंतन करने के योग्य नहीं है। यानी यह अवस्था बालक के तार्किक चिंतन करने के योग्य नहीं है, यानी वो लॉजिक नहीं लगा सकते हैं। इस अवस्था में बच्चे लॉजिक नहीं लगा पाते हैं। जो आप वो देखेंगे, सीखेंगे, वही बोलेंगे। वो उस चीज़ पे अभी उनको कोई समस्या सॉल्व करने के लिए दे दी जाए तो वो उसका चिंतन नहीं कर पाएंगे वो। तो इसलिए ये क्वेश्चन आता है दूसरा वाला कि अतार्किक चिंतन की अवस्था किसे बोला जाता है? तो किसको बोला जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व वैचारिक अवस्था को। इससे नेक्स्ट अवस्था है मित्रों नंबर 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि मूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है। यानी चीज़ों को देखकर वो चिंतन करने लग जाता है कि ये कैसे बनी है, इस तरीके से वो करने लग जाता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र होती है 7 से लेकर 12 वर्ष। इसमें क्या होता है मित्रों, ये वैचारिक अवस्था होती है, यानी विचार करने की अवस्था हो जाती है। और वो हमारी पहले क्या थी, वो पूर्व वैचारिक अवस्था थी, और ये वैचारिक अवस्था है। तो आप कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि क्वेश्चन में पूर्व वैचारिक और वैचारिक अवस्था आ जाएगी तो कन्फ्यूजन मत हो जाना। अब ये क्या होता है, चिंतन की तैयारी का काल होता है। यहाँ में चिंतन करना बच्चा प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त यानी प्रत्यक्ष, यानी सिर्फ जो उसको दिख रहा है उसी के बारे में चिंतन करेगा। जो चीज़ नहीं दिख रही है, जैसे कि हवा नहीं दिख रही है, इस तरीके की चीज़ें का वो चिंतन नहीं कर पाता है। सिर्फ जो चीज़ देखता है उसी के बारे में चिंतन करता है, और यानी उसका चिंतन सीमित रहता है। जो वो देखता है उसी के बारे में चिंतन करता है। इस अवस्था में बालक 2 वस्तुओं के बीच भेद करना और भारी हल्की वस्तुएं पहचानना, तुलना करना, अंतर करना सीख जाता है। और इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, महीना आदि वर्ष बताने योग्य हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया मित्रों कि किस अवस्था में बालक दिन, तारीख, महीना, वर्ष आदि बताने के योग्य हो जाता है? तो किस में हो जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में या वैचारिक अवस्था में। नेक्स्ट, चौथी अवस्था है मित्रों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी मित्रों? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक साथ मतलब आप समझते ही हैं, यानी इसमें अमूर्त चिंतन भी करने लग जाता है। इसको, जिसका दूसरा नाम भी है अमूर्त चिंतन का काल। क्या मित्रों? तार्किक अवस्था व अमूर्त चिंतन का काल। उसमें तार्किक चिंतन की शुरुआत होती थी, इसमें पूर्व परिपक्व हो जाता है और बालक अमूर्त चिंतन का भी ज्ञान हो जाता है। यानी जो चीज़ें वो देख नहीं सकता है उसके बारे में भी सोचने लग जाता है और प्रश्न पूछने लग जाता है। इस अवस्था में बालक मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। इसलिए इसे तार्किक अवस्था और अमूर्त चिंतन का काल भी कहते हैं।
अब आता है मित्रों, इस अवस्था में चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान आदि मानसिकताओं का विकास हो जाता है। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं इन्हीं से, यानी किस अवस्था में बालक समस्या समाधान करने के योग्य हो जाता है, तो किस में हो जाता है, अमूर्त चिंतन के काल में। अब आता है जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान। सबसे अहम बात आती है और कई बार सीटेट में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैंने तो आपको सिर्फ 1-2 नंबर बताए हैं, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से। जिस तरीके से थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। 100-200 100% नंबर है, 1-2 क्वेश्चन तो 100% आते हैं, और कभी कभी तो एग्जाम में 5 से 6-6, 7-7 क्वेश्चन आ जाते हैं उसी तरीके से घुमाने में। अब जीन पियाजे का शिक्षा में क्या योगदान है? जीन पियाजे ने सबसे पहले जो शिक्षा बताई है वो बाल केंद्रित शिक्षा बताई है। यानी बाल केंद्रित शिक्षा यानी एक टीचर को बालक को केंद्र मानकर पढ़ाना चाहिए। यानी बालक किस तरीके से सीख रहा है, बालक के लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं और वह किस तरीके से बेहतर सीख सकता है। यानी बालक को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देनी चाहिए, ना कि अपनी सुविधा देखकर शिक्षा देनी चाहिए। और इसमें शिक्षा के योगदान में पियाजे ने बोला है कि शिक्षक के पद को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा है कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए। यानी पियाजे ने बोला है कि शिक्षक को बालक की समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। यानी जैसे कि बच्चा, आपने देखा होगा बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं जब पढ़ाते हैं, तो कुछ बच्चे अच्छे पढ़ने में होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं उनको डांट देते हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी का खंडन करते हुए पियाजे जी ने बोला है कि शिक्षक को अपने छात्र की समस्या का समाधान तुरंत करना चाहिए, उसे टालना नहीं चाहिए, और बालक को एक उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। यानी बालक को ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जिससे कि वो अपने ज्ञान की वृद्धि कर सके। अब बात आती है कि स्कीमा, ये क्वेश्चन बहुत आता है मित्रों, स्कीमा या स्कीमा, यानी एक ही बात है, कभी कहीं पर स्कीमा आ जाता है लिखा और कहीं पे स्कीमा, यानी कहीं पे स्कीमा। तो बात है कि ये कन्फ्यूजन नहीं होना है। स्कीमा क्या होती है? जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान की स्कीमा बोला है। अब स्कीमा होती है हमारे अंदर, जो दिमाग में जो हमारा मस्तिष्क होता है, जो किसी समस्या समाधान में काम आता है, किसी भी समस्या का समाधान एकदम से ढूंढ लेता है, वो चीज़ बोली जाती है जीव विज्ञान में स्कीमा। इसी को, बुद्धि को, जो बने बालक की, जो जीन पियाजे ने अपने विकासात्मक और संज्ञानात्मक विकास में जो स्कीमा का नाम लिया है, वो क्या लिया है मित्रों? बुद्धि को नाम दिया है। यानी स्कीमा किसको बोला जाता है, यानी बुद्धि को स्कीमा किसने बोला है? तो किसने बोला है? जीन पियाजे ने। से ये क्वेश्चन बहुत बार आया है मित्रों, तो आपको ध्यान रखना है। मित्रों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।